नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर मौजूद हूं जिनका अपने काम के प्रति जुनून, कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाने की काबिलियत उनकी पहचान बन गई है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए वो किसी इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है, जिनके जीवन से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है RS सोढ़ी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और सबसे पहले आपको बता दूं कि इसी 1 जून 2021 को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के जनरल असेंबली में चुनाव हुआ है सोढ़ी जी का। तो अब दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व भी करेंगे सोढ़ी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज़ 24 पर और बहुत मुबारक। नमस्कार आशा जी, नमस्ते, धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। जी सर, तो सबसे पहले IDF में ये जो प्रवेश है, मेरा पहला सवाल यही, इसके बाद भारत की तरफ से क्या एक तो गोल्स रहेंगे जिन पर अभी काम बाकी है, क्योंकि आपके अनुभव, अचीवमेंट्स को अगर देखा जाए तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आशा जी, जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है ये वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसमें विश्व की जितनी भी डेयरी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं जी। और भारत, क्योंकि विश्व में जितना दूध का उत्पादन होता है उसका 22% भारत का कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जी। तो ये जो उनके डेयरी बोर्ड पे 8 लोग हैं जो उनके बोर्ड पे है, तो भारत सरकार ने हमारा नाम नॉमिनेट किया और वहां पे हमारा बोर्ड पे सिलेक्शन हो गया। तो इसके लिए मैं IDF के जितनी जनरल असेंबली के मेंबर्स का और भारत सरकार का धन्यवाद दूंगा जी। अभी मेरा क्या रोल होगा, देखिए इससे पहले आपको ये देखना है कि IDF का क्या पर्पस है। बेसिकली IDF का पर्पस है कि जो UN के, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेयरी गोल्स हैं उसमें एक है कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और उसमें डेयरी और लाइवस्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो डेयरी भारत में भी अगर देखा जाए तो अगर एक जो हमारी कृषि का GDP का 30% अभी डेयरी का लाइव सेक्टर जी, पर भारत की डेयरी विश्व के बाकी जो डेयरी रिच कंट्रीज से अलग है। तो हमारा जो रोल IDF पे रहेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि भारत के जो पशुपालक का छोटे हैं, भारत के जो कंज्यूमर है वो भी छोटे हैं, पर स्केल बहुत बड़ा है। तो कैसे हम ये छोटे स्केल पे उत्पादन, छोटे स्केल पे कंजम्पशन और इतना ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में कैसी नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। तो सबसे पहले भारत में को देखना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए जी, क्योंकि विश्व में बाकी जगह एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बहुत है पर भारत में प्रोडक्टिविटी जो है बहुत कम है। तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट करना, विश्व में कहां से टेक्नोलॉजी लाना, वो हाँ। पर एक मैंने अपनी जो एक्सेप्टेंस स्पीच में भी IDF में बोला जी, कि हमको विश्व की जो डेयरी सेक्टर से उम्मीद है कि ठीक है आपने दूध के उत्पादन में सब जगह बढ़ावा है, पर समहाउ विश्व में भैंस के दूध को अभी तक सभी जगह मान्यता नहीं मिली। इवन IDF में भी जो दूध का उत्पादन देखते हैं उसमें भैंस का दूध इंक्लूड नहीं करते, जबकि भारत में तो 55% बफेलो मिल्क के भैंस का दूध होता है और भैंस के दूध में कैल्शियम भी ज्यादा है और प्रोटीन भी ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बेटर है और फैट बहुत अच्छा है। तो मेरा यह है कि भैंस के दूध को भी विश्व में ऊपर लेवल पे लेके जाना, गाय का दूध तो है ही है, तो भैंस के दूध को भी मान्यता देनी। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2010 में आप गुजरात CMF के MD बने और उसके बाद से लेकर के अब तक किसानों से दूध खरीद की कीमत में 140% की वृद्धि, ये अपने आप में माइलस्टोन है एक तरीके से। तो दूध उत्पादन को फायदे का सौदा आपने कैसे बना दिया? आशा जी, देखिए कृषि उत्पाद में हमने ये देखा है कि अगर किसान को 2 चीजों का आप एश्योरेंस दे दो कि उसका भाव उसको जो पैदा करेगा अच्छा मिलेगा और जितनी भी आप पैदावार करेंगे उसकी खरीद होगी, तो किसान मेहनत से उसकी पैदावार करता है। दूध का मैं बताऊं, जो 10 साल पहले अगर भैंस के दूध की बात करें तो हम 22 रुपए लीटर देते थे, आज हम 51 से 12
रुपए लीटर प्रति लीटर देते हैं। और जैसे ही हमने भाव बढ़ाया तो दूध का उत्पादन बढ़ा। 10 साल पहले हमारा दूध का कलेक्शन सिर्फ 90 लाख लीटर प्रतिदिन था। कितना? 90 लाख। और पिछले साल कितना रहा और अभी कितना है? 260 लाख। तो 3 गुना के तकरीबन तरीके में बढ़ गया। और कारण सिर्फ सिंपल है कि आपने पैसा अच्छा दिया और ये एश्योरेंस दिया कि हम खरीदेंगे। और नो डाउट अमूल का टर्नओवर भी बढ़ा। 10 साल पहले हम 8,000 करोड़ था, आज 40,000 करोड़ तो फेडरेशन का है। हम अमूल ब्रांड का टोटल मिला के 52,000 करोड़ बन गया। और भारत की सबसे बड़ी डेयरी ही नहीं, फूड कंपनी भी और एफएमसीजी कंपनी भी बन गई है। और पर इसके मालिक कोई प्राइवेट आदमी नहीं, कोई मल्टीनेशनल नहीं, 36 लाख पशुपालक गरीब किसान इसके मालिक है, जिसमें से 70% तो भूमिहीन है। जी जी बिल्कुल। मैं ये हमारे पास आंकड़े भी हैं इसके, क्योंकि मैं अगर दर्शकों को बताऊं तो 2010 से अब तक 171% बढ़ गया है दूध उत्पादन का कारोबार जो है। इतना ज्यादा किसानों को इससे लाभ पहुंचा है और किसान इससे जुड़ते चले गए। और खुद जो आप बता रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशन है आप, क्योंकि GCMMF का ये जो बिजनेस टर्नओवर है इन 10 सालों में 390% की बढ़ोतरी हुई है। ये बड़ी बात है। लेकिन सर बीच में एक ऐसा समय भी आया जब दूध को वर्ल्ड्स ओरिजिनल एनर्जी ड्रिंक की तरह आपने पेश किया, इस तरीके से स्ट्रेटजी इसकी बनाई गई। तो ये जो स्ट्रेटजी रही, इसने कितना काम किया? या फिर ईट मिल्क कैंपेन का जो आइडिया था आपका, युवकों को शामिल करने का, यूथ को इससे जोड़ने का, ये आइडिया किस रूप में कितना लाभ पहुंचाया इस आइडिया ने, इस कॉन्सेप्ट ने? देखिए, वर्ल्ड्स ओरिजिनल एनर्जी ड्रिंक का हमारा मेन ही पर्पस था लोगों को बताने का कि दुनिया भर के पेय पदार्थ और खाने पीने की चीजें मार्केट में आ रही हैं। कुछ हाईली प्रोसेस्ड है, कुछ दुनिया भर के आर्टिफिशियल उसमें डाले जाते हैं और क्लेम करते हैं कि इसमें इतनी एनर्जी, इतना ही है। पर दूध एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जिसमें जो एनर्जी है जी, जिसमें जो नरिशमेंट है, और जो इसके अलावा देखिए टेस्ट है, और सबसे बड़ी जो भारत का जरूरत है अफोर्डेबिलिटी है। तो हमने इन चीजों पे बढ़ाया कि दूध जो है ओरिजिनल हजारों सालों से बना नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, तो आप इसका सेवन कीजिए। और ईट मिल्क कैंपेन ये थी कि दूध सिर्फ आपको सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं पीना, आपको दोपहर को दही भी खाना है, आपको बटर मिल्क भी लेना है, रात को आपको आइसक्रीम भी खाना है, और आपको अगर बच्चों को इन बिटवीन आपको सैंडविच चाहिए तो चीज पनीर का भी यूज करना है। तो हर मील में अगर आप दूध का यूज करें या दूध के पदार्थ का, तो आप नेचुरल चीजों से अपना नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और बॉडी को हेल्थी और इम्यूनिटी फ्री रखेंगे, स्पेशली आजकल जिस हिसाब से आजकल कोविड का दौर चल रहा है। तो ये नए आइडिया, नए कॉन्सेप्ट को सर लोगों तक पहुंचाने में, समझाने में कितना वक्त लगा जब इसकी शुरुआत की गई? देखिए, हर कोई, भारत में इतना बड़ा देश है और कोई भी आइडिया हो ओवरनाइट नहीं होता जी। अब इस आइडिया को लाने के लिए हम पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। पिछले 18 साल से हम जो कैंपेन, हमारी दूसरी कैंपेन है कि दूध पीता है इंडिया, उस पे काम कर रहे हैं। और आज दूध पीता है इंडिया जो है, भारत के बच्चे के मैं ये पूछना चाहती हूँ सर आपसे, अमूल दूध पीता है इंडिया, घर घर में बच्चे जब देखते हैं बच्चे को दूध पीते हुए स्क्रीन पर, तो वो भी सीखते हैं। ये सोच दरअसल किसकी है? ये तो टैगलाइन हो गया है, एक ऐसा जो घर घर में है, बच्चों को कहते हैं माँ बाप ताकि वो पिए दूध। ये टैगलाइन किसने दी थी सर? आशा जी, टैगलाइन जो लिखी हमारी जो क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी है FCB ड्राफ्ट, उनके क्रिएटिव लोगों ने दी है जी। और हमारा जो, देखिए, हम कभी भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करते। पहली बात तो ये, तो ये क्रिएटिव रूट बताना हमारी एजेंसी का काम है, वो उन्होंने किया, दूध पीता है इंडिया। पर हम ये भी देखते हैं कि कोई भी आप क्रिएटिव रूट पकड़िए, कोई भी आप पोजीशन लीजिए, कोई भी टैगलाइन लीजिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, अटरली बटरली डिलीशियस पिछले 55 साल से हमारा बटर का टॉपिकल कैंपेन रहा है, वो चल रहा है। अभी ये अमूल दूध पीता है इंडिया पिछले 20 साल से हो गए 17-18,
और चलता जा रहा है। हाँ, कैंपेन चेंज हो रही है, माहौल चेंज हो रहा है, एक्टर्स चेंज हो रहे हैं, पर अमूल दूध पीता इंडिया। और कारण बात भी सही है, देखिए हम कोई भी अमूल क्लेम करेगा गलत नहीं करेगा जी। अभी पूरे भारत में आप किसी शहर में चले जाइए, अमूल दूध अवेलेबल है और नंबर 1 ब्रांड है। चाहे आप दिल्ली जाइए, चाहे बॉम्बे जाइए, चाहे कलकत्ता जाइए, चाहे अहमदाबाद, चाहे कानपुर, चाहे लखनऊ, चाहे पुणे, किसी शहर में चलिए। बिल्कुल, हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं शायद यही है वो कनेक्ट जो काम करता है अमूल के साथ आम लोगों का। लेकिन आपकी बात करूं तो आप जनरेशन गैप को तोड़ने वाले सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। चाहे टेक्नोलॉजी के मामले की बात हो कि उसको साथ लेकर चलना हो, चाहे डिजिटल सोशल मीडिया की पहुंच, या फिर बदलते दौर में दूध को बदले रंग रूप में, जैसा अभी हमने बात भी किया, अलग अलग फॉर्म्स के साथ हर तबके तक पहुंचाना। तो क्या आपको लगता है किसी भी बिजनेस के लिए वक्त के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, और आगे अभी किन किन बदलावों की योजना है? अच्छा जी, देखिए बिजनेस में माहौल के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, नीड के हिसाब से बदलाव जरूरी है। पर ये जो बदलाव होते हैं किसी भी संस्था के जो बेसिक डीएनए है, जो बेसिक गोल्स है, उसमें चेंज नहीं करते। तो हम ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी रखनी है अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव में, जो कि वैल्यू फॉर मैनी एंड वैल्यू फॉर मनी है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी रहे, आप प्रोडक्ट एफोर्डेबल है और किसानों को अच्छा प्राइस दें। बट आपको अपने बिजनेस को इनोवेट करना है कि आपका बिजनेस में दिन ब दिन एफिशिएंसी आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो। और आज के माहौल के हिसाब से, जैसे आज के मिलेनियल्स हैं जिनको आप किसी मीडिया के थ्रू, ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू नहीं पकड़ सकते, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी पहुंच भी अलग है। तो आपको अपने बिजनेस को उनके हिसाब से डालना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के हिसाब से। नए प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, नए फ्लेवर्स देने पड़ेंगे, नई पैकेजिंग देनी पड़ेगी, नए तरीके से उनका माल, अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे डिजिटली। हाँ, पर बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है कि अच्छा प्रोडक्ट देना है, प्योर इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, टेस्टी प्रोडक्ट देना है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट देना है। ऐसा ही हम उम्मीद भी करते हैं आपके सहयोग से, आपकी अगुवाई में। बहुत शुक्रिया आरएस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।